तो दोस्तों नमस्कार। मैं हूं विप्लव कौशल। स्वागत करता हूं आप सभी का अवंतिका के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जो विगत हमारी क्लास थी वो हमारी थी गुप्तोत्तर काल के बारे में, गुप्त काल के बारे में बेसिकली। और आज हम देखेंगे कि गुप्त काल के बाद में भारत में किस घटना को जन्म दिया जाता है। आज हम बेसिकली देखने वाले हैं वर्धन साम्राज्य को। और जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस हिस्ट्री की मिल जाएगी जो सिंधु घाटी सभ्यता से शुरुआत हुई है, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहु उपयोगी प्रश्न के साथ एक संदर्भित वीडियो है दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं आज हम पहले प्रश्न के साथ और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। थानेश्वर में वर्धन साम्राज्य या पुष्पपूती वंश की स्थापना किसने की थी? तो अभी हम किस वंश की बात करने वाले हैं? पुष्यभूति वंश की बात करने वाले हैं। तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं पुष्यभूति वंश के बारे में। तो गुप्त काल के बाद, गुप्त काल के पतन के बाद जो नया वंश अस्तित्व में आता है वो था आपका पुष्यभूति वंश या वर्धन साम्राज्य या वर्धन साम्राज्य। अगर वर्धन साम्राज्य की बात करें तो इसके संस्थापक माने जाते हैं पुष्यभूति। पुष्यभूति इनके संस्थापक माने जाते हैं, जिसी कारण इस वंश का नाम क्या है? पुष्यभूति वंश। ठीक है। छठी शताब्दी में थानेश्वर, छठी शताब्दी में थानेश्वर में ये वंश कहीं ना कहीं उभर रहा था और इसके स्थापना का श्रेय जाता है पुष्यभूति को। ठीक है। पुष्यभूति के बाद बहुत सारे राजा आते हैं, लेकिन पुष्यभूति के बाद जो अगला वास्तविक संस्थापक आता है उसका नाम है प्रभाकर वर्धन। क्या नाम है दोस्तों? प्रभाकर वर्धन। इसे इस वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं प्रभाकर वर्धन के बारे में। प्रभाकर वर्धन की अगर हम बात करें तो प्रभाकर वर्धन ने हूणों का सफाया किया था, हूणों का उन्मूलन किया था। इसी कारण प्रभाकर वर्धन को हूण केसरी भी कहा जाता है, हूणों को जीतने वाला भी कहा जाता है। अगर प्रभाकर वर्धन की बात करें तो इन्होंने महाराजा धीराज एवं परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी, जिससे इन्हें वास्तविक संस्थापक भी कहा गया है प्रभाकर वर्धन को। और अगर संस्थापक पूछा जाए तो आप क्या बता के आएंगे? पुष्यभूति वंश। अगर हम प्रभाकर वर्धन की अगर हम बात करें, प्रभाकर वर्धन, तो प्रभाकर वर्धन के 3 संतान थी, जिसकी हम बात करें हर्षवर्धन, राज्यवर्धन और राजश्री। ठीक है। प्रभाकर वर्धन ने राजश्री का विवाह कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा से करा दिया था। ठीक है दोस्तों, राजश्री का विवाह कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा से किया था। और अगर हम बात करें, यहां पर हम देखते हैं मालवा के शासक थे जिनका नाम था देवगुप्त। क्या नाम था दोस्तों? देवगुप्त। और यहीं पर एक शासक और थे मालवा, गौड़ शासक शशांक, जो कि अपना साम्राज्य बंगाल में शुरुआत करते हैं। ठीक है। तो अब इस स्त्री को देखते हैं कि वास्तव में क्या हुआ था पुष्यभूति वंश के संस्थापक के बाद। जब प्रभाकर वर्धन साम्राज्य में आते हैं तो उन्होंने अपनी बेटी का विवाह कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा से करा दिया था, लेकिन मालवा के देवगुप्त शासक ने राजश्री के पति का हत्या कर दी और हत्या करने के बाद राजश्री को कैद कर लिया था। क्या कर लिया था दोस्तों? राजश्री को कैद कर लिया था। जब ये बात प्रभाकर वर्धन के बड़े बेटे राज्यवर्धन को पता पड़ती है, जो कि इस समय शासक हैं, तो वो सीधे आक्रमण कर देते हैं मालवा के देवगुप्त शासक पर और इसकी हत्या कर देते हैं। अब मालवा का जो देवगुप्त शासक है, ठीक है, इसका दोस्त कौन है? वो है इसका मित्र गौड़ शासक शशांक।
अब गौड़ शासन को जब पता पड़ता है कि मालवा की देवगुप्त की हत्या हो चुकी है, तो शशांक क्या करता है कि राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। किसकी हत्या कर देता है? राज्यवर्धन की हत्या कर देता है, और राजश्री कैसे भाग जाती है जंगलों में। अब इस घटना को समझिए कि अब जो शासक है राज्यवर्धन, उसकी मृत्यु हो चुकी है, और मात्र 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन शासन करता है। ठीक है, 606 एडी में यह शासन करने बैठता है। ठीक है, अब इसके सामने निम्न चुनौतियां हैं। निम्न क्या चुनौतियां हैं दोस्तों? कि एक तो इसने, जो इसकी बहन है वो कैद हो चुकी है उसकी नजरों में, उस कैद से उसको छुड़वाना। दूसरा कार्य क्या था कि उसकी बहन का जो पति था, जो ग्रहवर्मा था, उसकी मृत्यु का बदला लेना। तीसरा मुख्य कारण और क्या हो सकता है? तो वो था अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु का बदला लेना। तो इन सब उद्देश्यों से वो गद्दी पर बैठता है। और अब हर्ष की बात करें तो हर्ष प्रारंभ में शैव धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था दोस्तों? शैव धर्म का। लेकिन कल्हण की राज तरंगिणी से पता पड़ता है कि वो बाद में दिवाकर मित्र की सहायता से, या दिवाकर मित्र के प्रभाव से, या हेंसोम के प्रभाव से वो बौद्ध अनुयायी बन जाता है। वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी बन जाता है। और अगर हम हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी थानेश्वर। लेकिन थानेश्वर से वो शिफ्ट करके, स्थानांतरित करके कन्नौज ले आता है, और सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक केंद्र वो बना लेता है कन्नौज को। ठीक है दोस्तों। और अगर हम बात करें, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। वो करता था आपके प्रयाग में और कन्नौज में। ठीक है, पहला उन्होंने किया था प्रयाग में और दूसरा किया था आपके कन्नौज में। यहां कहा जाता है कि वो अपना सर्वत्र दान दे देता था। इसका मतलब यहां तक कि स्वयं के पहने हुए कपड़े भी वो दान कर देता था। तो ये एक छोटी सी कहानी थी एक वर्धन साम्राज्य के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। और पहला प्रश्न देखते हैं कि थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? तो अगर पूछा जाए तो वो 6ठी शताब्दी में, या फिर बात करें 6 एडी में, 600 एडी के आसपास बात करें, 6ठी शताब्दी की अगर हम बात करें तो वो किसने की थी? वो की थी आपके पुष्यभूति वर्धन ने। और अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में कि वास्तविक संस्थापक कौन था, तो याद रखिएगा वास्तविक संस्थापक थे आपके प्रभाकर वर्धन। कौन थे दोस्तों? प्रभाकर वर्धन आपके वास्तविक संस्थापक थे, जिन्हों हूनों के उन्मूलन किया था, और हूनों के उन्मूलन के कारण ही इन्होंने हून हरिण केसरी की उपाधि धारण की। इसके अलावा इन्होंने महाराजा धीराज एवं परम भट्टारक जैसी उपाधियां भी धारण की थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा पुष्यभूति वर्धन। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कदम्ब राज की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, उसने अपनी राजधानी बनाया। तो याद रखिएगा कि कदम्ब राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो वो की थी आपके मयूर शर्मन ने, और उसने अपनी राजधानी बनाई थी वैजयंती को। वैजयंती को क्या कहा जाता है? तो उसे वनवासी भी कहा जाता है। और ये जगह कहां पर है वर्तमान में? ये कर्नाटक में है। कहां पर है दोस्तों? ये जगह कर्नाटक में है। और कदम्ब राज की स्थापना 4वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी। 4वीं शताब्दी में हुई थी दोस्तों। ठीक है, क्लियर है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज कि कन्नौज को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो कन्नौज को अपनी राजधानी हर्षवर्धन ने बनाया था। किसने बनाया था दोस्तों? हर्षवर्धन ने इसे अपनी राजधानी बंगाल बनाया था। और बंगाल में किसका शासन था? तो बंगाल में गौड़ शासक शशांक का शासन चल रहा था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? ठीक है, तो हम देखते हैं अंतिम बौद्ध राजा की अगर बात करें तो वो था दोस्तों आपका हर्षवर्धन। कौन था दोस्तों? हर्षवर्धन था। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें कि वो विद्वान था और लेखक था, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसकी कुछ कृतियां भी हैं, जैसे नागानंद
रत्नावली, रत्नावली और प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका, इसकी कुछ कृतियां हैं जो हर्ष ने स्वयं लिखी थी। हर्ष के जो दरबारी कवि थे उनका नाम था बाणभट्ट। क्या था दोस्तों? हर्ष के दरबारी कवि का नाम था बाणभट्ट, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी हर्षचरितम। क्या लिखी थी? हर्षचरितम और कादंबरी। हर्षचरितम और कादंबरी इन्होंने पुस्तक लिखी थी। ठीक है दोस्तों, कादंबरी। ठीक है, और बाणभट्ट ने इस पुस्तक को लिखा था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि बौद्ध राजा कौन था, संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। तो उसका सही आंसर कौन होगा? हर्षवर्धन होगा। ठीक है, इसके अलावा हम कनिष्क की अगर हम बात करें, ठीक है, तो कनिष्क की अगर बात करें तो कुषाण शासक था। क्या था ये? कुषाण शासक था। ठीक है, अगर हम बात करें अशोक की, तो अशोक ने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक ने भी अपने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और बौद्ध धर्म अपनाने की जानकारी अशोक के 13वां शिलालेख में मिलती है, जिसमें कलिंग को जीतने के बाद, हृदय परिवर्तन के बाद उसने इस धर्म को, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और बिंबिसार की अगर हम बात करें, बिंबिसार की, तो ये हर्यक वंश, तो ये हर्यक वंश का संस्थापक है, जो कि कहां पर चल रहा था? जो कि मगध में जन्म ले रहा था। ठीक है दोस्तों, तो बिना क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करे हम उसे जाने नहीं देंगे। एक एक क्वेश्चन की तह तक पहुंच के रहूंगा आपको। ठीक है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस नहीं हो। हर्षचरितम किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि जो हर्षचरितम है, ठीक है, वो हर्ष के दरबारी कवि जिनका नाम है बाणभट्ट, बाणभट्ट के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी हर्षचरितम और कादंबरी, जिसमें जिसमें हर्ष के चरित्र का विवरण है वो किसने किया था? तो वो बाणभट्ट ने किया था दोस्तों। उसके अलावा अगर हम बात करें वाल्मीकि के कृति की नाम करें, तो वाल्मीकि कृतियां में हम देखते हैं रामायण। रामायण की रचना किसने की थी? तो वाल्मीकि ने की थी। और व्यास की अगर हम बात करें, ठीक है, वेदव्यास की अगर हम बात करें, तो वेदव्यास ने किसकी रचना की थी? तो महाभारत, महाभारत की रचना की थी। इसी के अलावा हम बात करें चारों वेदों का संकलन, चारों वेदों का संकलन महर्षि वेदव्यास ने किया था। जी, इनका नाम, मूल नाम था कृष्ण देवपायन। क्या था दोस्तों? कृष्ण देवपायन था। और कालिदास की अगर हम कृतियां की बात करें, तो बहुत सारी कृतियां हैं, जिसमें 7 प्रमुख है। अगर हम बात करें मेघदूतम, मेघदूतम, विक्रमोर्वशीयम, ऋतुसहारम, ऋतुसहारम, मालविका, मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम, ये प्रमुख कृतियां थी कालिदास की। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आपको एक काम करना है, अपने साथ कॉपी और पेन को रखना है। जो क्वेश्चन की डिटेल मैं आपको दे रहा हूं, अन्य ऑप्शंस के साथ, वो आपको नोट करते हुए चलना है। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि महीने 2 महीने में वो पुस्तक आपकी भरा जाएगी, और आपके पास एक इतना अच्छा नोट्स का एक कंटेंट होगा जो आपको 8-8 घंटे क्लास में पढ़ने के बाद भी नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज का बिल्कुल फायदा उठाइए, इसको मिस ना होने दीजिए। और जितने भी लोग नए जुड़े हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थ यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? इसका सही आंसर होगा क्या फाइयान त्सिंग, मेगास्थनीज या हैंसोंग। तो सही आंसर है हैंसोंग। क्या है दोस्तों? हैंसोंग। हर्ष के समय एक चीनी यात्री जो था, हर्ष के समय एक चीनी यात्री जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, वो भारत आया था। कहाँ आया था? भारत आया था। किसके शासनकाल में? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ये साम्राज्य में भारत आया था। ठीक है, हैंसोंग की अगर बात करें, तो हैंसोंग की पुस्तक का नाम है, याद रखिएगा आप, हैंसोंग की पुस्तक का नाम है सी यू की। क्या है दोस्तों? सी यू की, ये इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है, हैंसोंग की अगर बात करें, तो इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में,
नालंदा विश्वविद्यालय में 1.5 साल शिक्षा ग्रहण की, 1.5 साल शिक्षा ग्रहण की। और इन 1.5 साल में शिक्षा ग्रहण करने के बाद ये नालंदा के बारे में लिखते हैं कि नालंदा में उस समय जो छात्रों की संख्या थी, जो विद्यार्थियों की संख्या थी, वो थी 10,000। और यहाँ के जो आचार्य थे, उन आचार्य का नाम था शीलभद्र। क्या था दोस्तों? शीलभद्र। शीलभद्र यहाँ के आचार्य का नाम था। ठीक है। और अगर हम बात करें नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी आपके कुमारगुप्त ने। किसने की थी? कुमारगुप्त ने। और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? वो किया था आपके बख्तियार खिलजी ने। किसने किया था दोस्तों? बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी किसके सेना नायक थे? तो वो ऐबक का सेना नायक था। ठीक है दोस्तों, इतने सारे प्रश्न आप देखेंगे कि यहाँ से हमको मिले हैं। और हम पढ़ते हैं हमारे मूल प्रश्न की तरफ कि हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हैंसोंग। उसके बाद हम देख लेते हैं फाहियान। फाहियान किसके समय आया था? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इसिंग अगर देखा जाए तो हर्ष के बाद भारत में आया था। और मेगास्थनीज की अगर हम बात करें तो मेगास्थनीज किसके समय भारत आया था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। क्या है दोस्तों? इंडिका इसकी पुस्तक का नाम है, जिसमें उसने पाटलिपुत्र की घटनाओं का या पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया है। तो दोस्तों बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन से निकल कर आई है। और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? ठीक है, देखिए महेंद्र वर्मन ने, नरसिंह वर्मन ने, परमेश्वर वर्मन ने या परांतक ने। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है, चालुक्य राजा जो पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो ये पल्लव वंश, याद रखिएगा कि पल्लव वंश के जो राजा थे जिनका नाम था नरसिंह वर्मन ने पराजित किया था। ठीक है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय। एक इनका अभिलेख भी है जिससे इनकी जानकारी मिलती है कि इनने हर्षवर्धन को पराजित किया था। वो जानकारी मिलती है आपकी ऐहोल अभिलेख से। कहां से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से जानकारी मिलती है कि इन्होंने हर्षवर्धन को पराजित किया था। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? द्वितीय अशोक और किसे नहीं बल्कि हर्षवर्धन को ही कहा जाता है। उसका एक कारण है दोस्तों। उसका एक कारण यह है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को एक राष्ट्रीय संरक्षण प्रदान किया था। अशोक जो है बौद्ध धर्म को मानता था कलिंग युद्ध के बाद। और वैसे ही अगर मैं बात करूं कि हर्षवर्धन ने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया था दिवाकर वर्धन के प्रभाव से या हैंसेंग के प्रभाव से। और दोनों ने ही बौद्ध को राष्ट्रीय संरक्षण प्रदान किया था। इसीलिए कहीं ना कहीं ये कहा जाता है द्वितीय अशोक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है हर्षवर्धन को। ठीक है दोस्तों, बस पानी पी लिया जाए। तो दोस्तों इतनी मेहनत आपके लिए चल रही है तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। ठीक है, ताकि हमारी मेहनत सफल हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? द्वितीय अशोक। अगर समुद्रगुप्त की हम बात करें, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसके अलावा समुद्रगुप्त ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी? तो याद रखिएगा धरणीबंध, पृथव्या। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें अश्वमेधकर्ता। ठीक है, युद्ध को जीतने के बाद उसने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की थी। पृथव्या जिसका मतलब होता है प्रथम वीर, और धरणीबंध इसका मतलब होता है धरती को बांधने वाला। और अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था सेंड्रो कोटस
और एंड्रोकोटस क्या कहा जाता था, सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस कहा जाता था आपके चंद्रगुप्त मौर्य को। इसके अलावा स्कंदगुप्त के समय क्या हुआ था, तो स्कंदगुप्त ने अगर हम बात करें तो पराजित किया था इसने, हूणों के आक्रमण को पराजित किया था। ठीक है, ये सब जानकारी आपको मिलती है इस क्वेश्चन से, लेकिन जो हमारा मूल है द्वितीय अशोक वो कहा जाता है आपके हर्षवर्धन को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाणभट्ट किन सम्राट के राज दरबारी कवि थे, तो याद रखिए किसके पूछा गया है, बाणभट्ट के बारे में, और बाणभट्ट का संबंध है आपके हर्षवर्धन से। और विक्रमादित्य अगर हम बात करें तो विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय को भी कहा जाता था, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले कुल 14 राजा हुए हैं, जिसमें से अंतिम राजा था उनका नाम था हेमू। ठीक है, कुमारगुप्त की अगर हम बात करें, कुमारगुप्त वही व्यक्ति हैं जिसका संबंध गुप्त वंश से है, और उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और कनिष्क कौन थे, कनिष्क को कहा जाता है एक देवपुत्र कनिष्क। कनिष्क की अगर हम बात करें तो ये कुषाण शासक थे। और कनिष्क की अगर हम बात करें तो कनिष्क के समय ही चौथी बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय किया गया था, तो वो किया गया था आपके कनिष्क के समय। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहां से मिलती है, तो मैंने आपको बताया था कि हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में एक युद्ध होता है, उसकी जानकारी आपको ऐहोल अभिलेख से मिलती है। और अगर हम बात करें, ये युद्ध होता है नर्मदा नदी के किनारे। कहां पर होता है दोस्तों, नर्मदा नदी के किनारे ये युद्ध होता है। पुलकेशिन द्वितीय इसमें जीत जाता है और हर्ष इस युद्ध में हार जाता है। हाथी गुम्फा अगर हम बात करें, हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा इसका संबंध है कलिंग के राजा खारवेल से। कलिंग के राजा खारवेल से हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध है। ठीक है, प्रतापशील हूण हरिण केसरी महाराजाधिराज नामक उपाधि किसने धारण की थी, तो याद रखिएगा कि पुष्यभूति वंश का जो वास्तविक संस्थापक था, जिसका नाम था प्रभाकर वर्धन ने हूणों का उन्मूलन किया था, जिसके बाद उन्होंने कई उपाधियां धारण की थी, जैसे कि हूण हरिण केसरी, महाराजाधिराज एवं परम भट्टारक नाम की उपाधियां इन्होंने धारण की थी। और ये किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है प्रभाकर वर्धन को। और प्रभाकर वर्धन की अगर हम पुत्र की बात करें तो वो बड़े पुत्र का नाम था आपके राज्यवर्धन, बड़े पुत्र का नाम था राज्यवर्धन, छोटे पुत्र का नाम था हर्षवर्धन, और एक पुत्री थी जिसका नाम था राज्यश्री। क्या था दोस्तों, राज्यश्री, जिसका विवाह इन कन्नौज के शासक से कराया था, जिसका नाम था ग्रहवर्मा, जिसकी हत्या कर दी थी मालवा के देवगुप्त शासक ने। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी, तो याद रखिएगा सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से जो स्थानांतरित की थी वो थी दोस्तों कन्नौज। कहां पर स्थानांतरित की थी, कन्नौज में। हर्ष की प्रारंभिक राजधानी थी थानेश्वर, जो कि हरियाणा में आती है। कहां पर आती है, हरियाणा में दोस्तों। और उसके बाद हर्षवर्धन ने कन्नौज को ही अपने सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक का केंद्र बनाया था। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले जान लेते हैं प्रयाग के बारे में। प्रयाग में ही हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष में अगर हम बात करें महामोक्ष परिषद का आयोजन कराता था, जहां सभी धर्मों के लोग इकट्ठा होते थे। इस महामोक्ष परिषद
जो छठवीं महामोक्ष परिषद हुई थी उसमें भाग लिया था आपके हैंसोंग ने। और हैंसोंग ने प्रभावित होकर हर्षवर्धन से ये बताया था कि हर्षवर्धन अपना सर्वत्र दान में दे देते हैं, यहाँ तक कि स्वयं के पहने हुए कपड़े भी दान में दे दिया करते थे। तो ये जानकारी थी आपके प्रयाग से। बिना प्रश्न को एनालिसिस करे हम जाने नहीं देंगे। सकलोत्तरा पथनाथ किस कहा गया है? तो सकलोत्तरा पथनाथ किसे कहा गया है? इसका मतलब होता है उत्तर भारत का स्वामी। क्या होता है दोस्तों? उत्तर भारत का स्वामी। उत्तर भारत का स्वामी ये किसे कहा गया है दोस्तों? ये कहा गया है आपके हर्षवर्धन को। किसे कहा गया है? हर्षवर्धन को कहा गया है, क्योंकि इन्होंने उत्तर भारत में एक महान साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके अलावा हम बात करें कनिष्क के बारे में, बता सकता हूं कि एक कुषाण शासक है और प्रभाकर वर्धन का जो पुत्र थे वही थे आपके राज्यवर्धन, जो कि बड़े पुत्र थे। और जिसके बाद प्रभाकर वर्धन के बाद जो शासन था वो राज्यवर्धन के हाथ में आया। राज्यवर्धन से हम बात करते हैं तो हर्षवर्धन के पास गया। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हैंसोंग ने किसे शीलादित्य कहा है? ठीक है, तो अपने अच्छे आचरण और गुणों को दर्शाते हुए उन्होंने ये बात की गई है हर्षवर्धन के बारे में। और हैंसोंग में आपको बता दूं कि एक चीनी यात्री थे और बौद्ध भिक्षु भी थे। हैंसोंग जो थे वो हर्षवर्धन के समय में ही भारत आए थे। और हैंसोंग की अगर हम बात करें तो हैंसोंग को यात्रियों का राजकुमार, नीतियों का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा जाता है। तो ये याद रखने वाला प्रश्न है कि हैंसोंग को यात्रियों का राजकुमार, नीतियों का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि कहा गया है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुप्त वंश के हास पतन के पश्चात उत्तर भारत का पुनर्गठन किसने किया? तो गुप्त वंश के बाद एक नया वंश उभर कर आता है। ठीक है, उस वंश का उदय होता है हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय। हर्षवर्धन जब गद्दी पर बैठा था तो मात्र 16 वर्ष की आयु में 606 एडी में ये गद्दी पर बैठा था। अगर हम बात करें, इसके सामने निम्न चुनौतियां थी कि इसके अपने बहन के पति का बदला लेना था, अपने भाई राज्यवर्धन का बदला लेना था मृत्यु का, और हम बात करें अपनी बहन को खोज निकालना था। और इसने अपनी बहन को, अगर हम बात करें दिवाकर वर्धन की मदद से, जो कि एक बौद्ध भिक्षु थे, उनकी मदद से खोज निकाला था। और वह भी तब खोजने वाले थे तब वो सती होने वाली थी। अगर कहा जा सकता है कि अगर हर्षवर्धन थोड़े से भी अगर लेट हो जाते तो उनकी बहन जो है वो सती हो जाती। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो याद रखिए पूछा गया है बंगाल का। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें तो पुलकेशिन द्वितीय भी इसके समकालीन था, लेकिन अगर पूछा गया है कि बंगाल का स्पेशली, तो बंगाल का जो शासक था वो था गौड़ शासक शशांक। ठीक है, गौड़ शासक शशांक, ये वही शशांक है दोस्तों जिसने बिहार के बौद्ध गया में स्थित बोधि वृक्ष को कटवा दिया था दोस्तों। और यही वो व्यक्ति है शशांक जिसने राज्यवर्धन जो कि हर्षवर्धन के बड़े भाई थे और प्रभाकर मित्र के बेटे थे, उनकी हत्या की थी। ठीक है, और पुलकेशिन द्वितीय कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय वो व्यक्ति थे जिन्होंने हर्षवर्धन को पराजित किया था, और ये जानकारी आपको उनके ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को किस नदी के किनारे पराजित किया था? तो अभी 2 मिनट पहले ही मैंने आपको बताया था कि पुलकेशिन द्वितीय वह व्यक्ति था जिसने, अगर हम बात करें, हर्षवर्धन को पराजित किया था। और ये जानकारी आपको मिलती है ऐहोल अभिलेख से। और ये किस नदी के किनारे पराजित किया था? तो याद रखिएगा नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था। देखिए, कुछ एमपी की जानकारी भी हम ले लेते हैं कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है।
नर्मदा नदी की अगर हम बात करें तो अमरकंटक, अनूपपुर, ये नदी निकलती है। अनूपपुर अमरकंटक से दो नदियां और निकलती है जिसका नाम है जोहिला। क्या नाम है दोस्तों? जोहिला और सोन नदी। जोहिला और सोन नदी ये अनूपपुर अमरकंटक से ही निकलती है। उसकी अगर हम बात करें गोदावरी नदी की अगर हम बात करें तो गोदावरी महाराष्ट्र, नासिक में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। और अगर हम बात करें ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है दोस्तों। ये बैतूल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश में बैतूल से निकलती है दोस्तों। मध्य प्रदेश में बैतूल से निकलती है दोस्तों। और ताप्ती नदी और हम बात करें नर्मदा नदी की तो ये समानांतर बहने वाली नदी हैं जो कि कहाँ पर? अरब सागर में जाकर गिर जाती हैं। और जो कि अगर हम बात करें एक डेल्टा का नहीं बल्कि एक एस्चुरी का निर्माण करती है। तो याद रखिएगा दो ऐसी नदियां हैं, नर्मदा नदी और हम बात करें ताप्ती नदी, जो कि एस्चुरी का निर्माण करती है ना कि डेल्टा का निर्माण करती है। और अगर हम बात करें महानदी की तो महानदी आपकी उड़ीसा में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है दोस्तों? उड़ीसा में। ठीक है, तो ये बेसिकली नदियों के बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है, इसलिए कह रहा हूँ कि एक कॉपी रखिए जिसमें आप ये सब नोट डाउन करते चलिए। हर्ष के शासन काल में उत्तरी भारत का सबसे महत्वपूर्ण नगर कौन सा था? तो देखिए, हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण नगर था आपका कन्नौज, क्योंकि हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित करके कन्नौज को बना दिया था और कन्नौज ही वहां पर आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक का केंद्र बन जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा कन्नौज। और अगर हम बात करें पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र मैंने आपको बता चुका हूं कि गंगा व सोन नदियों के संगम पर एक शहर बसाया था उदयन ने, जो कि हर्यक वंश से संबंधित रखता है। जो कि हर्यक वंश से संबंध रखता है। ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो वो बिंबिसार था। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें थानेश्वर, तो हर्ष की जो पहली राजधानी थी वो कहाँ पर? थानेश्वर में थी। उसके बाद वो शिफ्ट करके कहाँ ले गया? कन्नौज ले गया। लेकिन अगर बात करें क्वेश्चन के हिसाब से हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण नगर कौन सा था? तो उसका सही आंसर होगा कन्नौज। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हर्ष की जीवनी किसने लिखी है? तो हर्ष के बारे में हर्ष के दरबारी कवि ने बताया है और हर्ष के दरबारी कवि का नाम था बाणभट्ट। क्या नाम था दोस्तों? उनके दरबारी कवि का नाम था बाणभट्ट, जिन्होंने दो पुस्तक लिखी है। एक का नाम है हर्ष चरित्रम और एक का नाम है कादम्बरी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपका अगला प्रश्न। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ आयोजित किया करता था? तो हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था और ये आयोजन वो करता था आपके प्रयाग इलाहाबाद में। कहाँ पर करता था? प्रयाग इलाहाबाद में, जहां तक कि वो अपना सर्वत्र दान दे दिया करता था, यहाँ तक कि स्वयं के पहने हुए वस्त्र भी। ये बात किसने कही? तो ये बात हैंसोंग ने कही, जो कि एक चीनी यात्री था। ठीक है, 20वां प्रश्न देखते हैं। कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो याद रखिएगा कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर्षवर्धन वह व्यक्ति था, हर्षवर्धन के समय में बड़ी बड़ी महासभाओं का आयोजन होता था। बाद में यही बड़ी बड़ी जो महासभा थी ये कुंभ मेले का रूप ले लेती हैं। तो इसकी शुरुआत किसने की थी दोस्तों? ये की थी आपके हर्षवर्धन ने। ठीक है, हर्षवर्धन याद रखिएगा। और अशोक के बारे में एक प्रश्न ये भी आता है कि अशोक को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा देवा नाम प्रियदर्शी। अशोक के लिए एक नाम ये भी मिलता है जिसमें उसे देवा नाम प्रियदर्शी कहा गया है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नर्मदा नदी पर हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को किसने रोका था? तो याद रखिएगा कि नर्मदा नदी के तट पर ही आगे बढ़ने से हर्ष को रोकने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय, और जानकारी आपके ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय किसने दान की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संचालन के लिए 100 ग्राम की जो आय थी वो दान में देने वाला व्यक्ति था आपका हर्षवर्धन।
और अगर हम बात करें कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी आपके कुमारगुप्त ने। किसने की थी दोस्तों? कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित नहीं था? तो याद रखिएगा, हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि था वो था बाणभट्ट। ये भी उनसे संबंधित है, कहीं ना कहीं मयूर भी उनसे संबंधित है। लेकिन अगर हम बात करें कालिदास, तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों से संबंध रखने वाले व्यक्ति थे। कालिदास का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक था, तो इसका सही आंसर होगा कालिदास। बढ़ते हैं नेक्स्ट के तक। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस हो गया है, देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। भारतवासी गर्म मिजाज के थे पर ईमानदार हैं, किसका कथन है? तो भारतवासी बिल्कुल सही है, गर्म मिजाज के तो हैं दोस्तों, लेकिन हम सब क्या हैं? ईमानदार हैं। जैसे कि आप लोग भी अपने पढ़ाई के प्रति क्या होंगे? ईमानदार होंगे, तभी आपको नौकरी में क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी दोस्तों। तो सफलता के लिए आपकी ईमानदारी बहुत जरूरी है। लेकिन ये कथन की अगर हम बात करें तो ये दिया गया है हैंसॉन्ग के द्वारा। हैंसॉन्ग के द्वारा अपनी पुस्तक में सीयूकी में बताया गया है कि भारतीय जो थे गर्म मिजाज के थे लेकिन ईमानदार थे। तो आपको भी अपनी ईमानदारी साबित करना है और आने वाली एमपीपीएससी, रेलवे, एसएससी या कोई सी भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी क्यों ना हो दोस्तों, आपको उसे क्रैक करके दिखाना है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो कि है अग्रहार का अर्थ है ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि देना, धर्मनिरपेक्ष अधिकारियों को भूमि, सैनिक अधिकारियों को भूमि, या इनमें से कोई नहीं। तो अग्रहार का अर्थ होता है ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि प्रदान करना। याद रखिएगा कि ब्राह्मणों को शैक्षणिक कार्यों के लिए, ठीक है, ब्राह्मणों को शैक्षणिक कार्यों के लिए या धार्मिक कार्यों के लिए कर मुक्त भूमि प्रदान की जाती थी। इसे क्या कहा गया? अग्रहार। और हम बात करें कि ब्राह्मणों को भूमि दान में देने की प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो याद रखिएगा वो की गई आपके सातवाहनों के द्वारा। किसके द्वारा की गई? सातवाहनों वंश के द्वारा ब्राह्मण को भूमि दान में देने की शुरुआत की गई। और हम बात करें कि ब्राह्मणों को सर्वाधिक भूमि किसने दान में दी? तो याद रखना गुप्त शासकों ने। किसने दी? गुप्त शासकों ने। गुप्त शासक की अगर हम बात करें तो गुप्त शासक के संस्थापक कौन थे? तो वो थे आपके श्रीगुप्त। कौन थे दोस्तों? श्रीगुप्त। गुप्त शासकों की अगर वंशावली की अगर मैं बात करूं तो याद करने का तरीका बहुत आसान है। पहले थे आपके श्रीगुप्त, श्रीगुप्त के बाद आए चंद्रगुप्त प्रथम, फिर आते हैं आपके समुद्रगुप्त, फिर आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर आते हैं आपके कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त, बुद्धगुप्त और विष्णुगुप्त। आप भी बिल्कुल इसी लाइन में अगर याद करेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। घंटी यंत्र, तुला यंत्र का प्रयोग होता था, तो ये होता था आपके समय मापने में। किसमें होता था दोस्तों? समय मापने में। ये एक विधा थी, एक विधि थी जिससे समय को मापा जाता था। अगर हम बात करें तो पानी के जो प्रवाह होता था, पानी के प्रवाह से ये यंत्र चलता था और पानी के प्रवाह से ही इसमें समय को गणना की जाती थी। दक्षिण भारत में एरी पत्ती का अर्थ क्या था? जलाशय भूमि, चारागाह भूमि, जंगली भूमि, या इनमें से कोई नहीं। तो एरी पत्ती का अर्थ होता था जलाशय भूमि। याद रखिए क्या होता था? जलाशय भूमि। जलाशय जैसे कि हो सकते हैं आपके तालाब, और उन्हीं के माध्यम से सिंचाई करना, उसी के माध्यम से सिंचाई करना, वो क्या कहलाता था? एरी पत्ती कहलाता था दोस्तों। हर्ष के शासनकाल में भू राजस्व की सीमा क्या थी? तो याद रखिएगा भू राजस्व क्या होता है। याद रखिएगा जो भी आपकी भूमि होती थी और उस भूमि पर उपज का जो भी पार्ट हुआ करता था, चाहे वो उपज की अगर हम बात करें, जैसे अगर आपकी उपज हुई है 6 रुपए, कितनी हुई है दोस्तों? 6 रुपए। तो उपज का 1/6 भाग आपको राजा के रूप में देना पड़ता था, राजा को देना पड़ता था। तो 1/6 भाग मतलब 6 से 6 गया, 1 बचा। इसका मतलब अगर टोटल 6 भाग है तो उसमें से 1 रुपया किसके पास जाएगा? राजा के पास, और 5 रुपये आप स्वयं रखेंगे। तो हर्ष के शासनकाल में भू राजस्व की दर 1/6 से 1/10 हुआ करती थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मौखरी शासकों की राजधानी क्या थी? थानेश्वर, कन्नौज या पुरुषपुर? तो याद रखना मौखरी शासकों की राजधानी थी आपकी कन्नौज, जिसे बाद में हर्षवर्धन ने भी अपनी राजधानी चुना था। ठीक है,
बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में है? तो याद रखना थानेश्वर कहां पर पड़ता है, तो थानेश्वर आता है आपके हरियाणा में। कहां पर आता है? हरियाणा में। और दूसरी राजधानी के बारे में अगर पूछ लिया कि कन्नौज कहां पर आता है, तो कन्नौज आता है आपके यूपी में। लेकिन अभी बात चल रही है थानेश्वर की, तो ये आता है आपके हरियाणा में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हर्ष की बहन राजश्री का विवाह किससे हुआ था? तो याद करिए प्रभाकर वर्धन ने अपनी बेटी और जिसका नाम था राजश्री, उसका विवाह किया था आपके ग्रहवर्मा से। कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा से विवाह किया था। राजश्री किसकी बहन थी? तो राजश्री हर्षवर्धन और राजवर्धन की बहन थी दोस्तों, और प्रभाकर वर्धन की पुत्री थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले देख लेते हैं, हमारी आदत है क्वेश्चन को देखना, ठीक है। विंध्य शक्ति का संबंध किस शासन से है? तो याद रखना वाकाटक वंश से इसका संबंध है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? तो राजवर्धन द्वितीय की हत्या गौड़ शासक शशांक ने की थी दोस्तों। गौड़ शासक शशांक ने की थी, और शशांक ने इसकी हत्या इसलिए की थी क्योंकि राजवर्धन ने अगर हम बात करें मालवा के देवगुप्त की हत्या की थी। मालवा के देवगुप्त की हत्या की थी, और देवगुप्त की हत्या करने का कारण यह था क्योंकि उनने राजवर्धन की बहन को अगवा कर लिया था। तो इसका आंसर क्या होगा? गौड़ शासक शशांक। हर्ष संवत की स्थापना कब और क्यों की गई? हर्ष संवत की स्थापना कब की गई दोस्तों? तो 606 एडी में हर्ष संवत की स्थापना, जब वो 16 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठ रहा था, तो उसके सिंहासन रोहण या राज्यरोहण को चिन्हित करने के लिए, वो दिन को प्रतीक मानने के लिए शुरुआत होती है। तो याद रखना वो कब होती है? राज्यरोहण के समय। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। जितने भी लोग जुड़े हैं लाइक कर दीजिएगा चैनल को। कौन राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया था? तो राजधानी थानेश्वर से कन्नौज लेने वाला व्यक्ति था आपका राज्यवर्धन। कौन था दोस्तों? सॉरी, राज्यवर्धन नहीं, ये व्यक्ति था हर्षवर्धन। कौन था? हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर, जो कि हरियाणा में आती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश कन्नौज में उसने राजधानी परिवर्तित की, और कन्नौज को ही सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक केंद्र बनाया। कन्नौज किस प्रदेश में है? तो कन्नौज में बता चुका हूं कहां पर पड़ता है। कन्नौज आपका यूपी में पड़ता है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हैंसोंग, ये है हैंसोंग दोस्तों। हैंसोंग के समय सूती वस्त्रों का प्रसिद्ध नगर क्या था? याद रखिएगा, हैंसोंग के समय सूती वस्त्र का प्रमुख नगर मथुरा हुआ करता था। और आपसे पूछा जाए कि रेशमी वस्त्र के लिए प्रमुख नगर कौन फेमस है, तो याद रखिएगा वाराणसी। ये रेशमी कपड़ों के लिए फेमस था। और पाटलिपुत्र की अगर हम बात करें, तो उदयन ने इसकी स्थापना की थी। कवि बाणभट्ट निवासी था पाटलिपुत्र का, थानेश्वर का, भोजपुर का, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है थानेश्वर का। कहां का दोस्तों? थानेश्वर का निवासी था बाणभट्ट, जो कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, जिन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी थी, जैसे हर्षचरित्रम और कादम्बरी, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें, हर्षवर्धन स्वयं अपने आप में एक कवि था, जिन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, जैसे नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नागानंद का, देखिए अभी मैंने इसके बारे में बताया और ये प्रश्न हाजिर हो गया, नागानंद का रचनाकार कौन है? तो नागानंद को लिखने वाले व्यक्ति हैं आपके हर्षवर्धन, ठीक है। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका ये संस्कृत के 3 नाटक हैं। याद रखिएगा, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका
संस्कृत के 3 नाटक हैं जिसको लिखने वाले व्यक्ति हैं आपके हर्षवर्धन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हर्षवर्धन ने 2 धार्मिक सम्मेलन आयोजित किए थे। तो याद रखिएगा कि हर्षवर्धन ने महामोक्ष परिषद का आयोजन किया था, जो कि प्रत्येक 5 वर्ष में करता था, जिसमें कि छठे महामोक्ष परिषद में आपके हैंसोंग ने भी पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, वो कन्नौज और प्रयाग में किया था। कहां पर किया था? कन्नौज और प्रयाग में किया था। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शी का संस्कृत नाटक के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा वो व्यक्ति स्वयं है हर्षवर्धन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुर्जरों को किसने पराजित किया था? गुर्जरों को किसने पराजित किया था? प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन या शशांक ने? तो इसका सही आंसर होगा प्रभाकर वर्धन। ठीक है, गुर्जरों को पराजित करने वाले कौन थे? प्रभाकर वर्धन थे, जो इस वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में माने जाते हैं और हर्षवर्धन के पिता थे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हैंसोंग को भारत में याद किया जाता है। तो हैंसोंग एक चीनी यात्री था, बौद्ध भिक्षु था, जिसकी पुस्तक का नाम था सियुकी, जो कि भारत में आया था, नालंदा विश्वविद्यालय में 1.5 साल अध्ययन किया था और 1.5 साल अध्ययन करने के बाद उसने बताया था कि यहाँ पर 10,000 विद्यार्थी हैं और इनके जो आचार्य हैं वो हैं आपके शीलभद्र। ठीक है, तो हैंसोंग को भारत में याद किया जाता है सियुकी पुस्तक के कारण, जो इसकी रचना थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हर्ष को हराने वाले पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? तो याद रखिएगा, हर्ष को हराने वाला जो व्यक्ति हुआ था उसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय, और ये जानकारी आपको ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया था। और ये कहाँ के रहने वाला था? तो ये वातापी बादामी का रहने वाला था, जो कि वर्तमान में कर्नाटक में आता है दोस्तों, वर्तमान कर्नाटक में ये स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हर्ष की पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से हुआ था। अब यहाँ पर बात की गई है हर्ष की पुत्री से। ठीक है, वल्लभी नरेश से हुआ था, उसका नाम था ध्रुवसेन द्वितीय, शशांक, देवगुप्त या ग्रहवर्मा। तो उसका नाम है आपके विवाह वल्लभी नरेश, जिनका नाम था ध्रुवसेन द्वितीय। शशांक तो एक गौड़ शासक था, शशांक एक गौड़ शासक था जिसने हर्षवर्धन के भाई की हत्या की थी। ठीक है, और ग्रहवर्मा कौन था? ग्रहवर्मा वो व्यक्ति था जिससे प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री या बोल सकते हैं हर्षवर्धन की बहन का विवाह, जिनका नाम था राजश्री, वो ग्रहवर्मा से किया था, जो कि कन्नौज के शासक थे। 641 ईस्वी में चीन के राजा ताइसुंग के पास राजदूत भेजा। तो याद रखिएगा वो राजदूत किसने भेजा था? हर्षवर्धन ने भेजा था। और उसके बाद जो भारत चीन संबंध में काफी सुधार हुए थे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हर्ष की मृत्यु के बाद घटनाएं किसने बताने वाला चीनी राजदूत कौन था? तो हर्ष की मृत्यु के बाद घटनाएं बताने वाला चीनी यात्री, तो हर्ष के समय जो शासक था, जो हर्ष के समय जो उनका राजकीय कवि था, वो था आपका हैंसोंग। हर्ष के समय जो घटनाएं का वर्णन किया है वो किया है आपके हैंसोंग ने। और अगर हम बात करें कि हर्ष की मृत्यु के बाद उनकी घटनाओं का वर्णन करने वाला व्यक्ति था वांग हवेन से। वांग हवेसे ने हर्ष की मृत्यु के बाद उनके जीवन की घटनाओं का वर्णन किया है। और फाहियान जो था, फाहियान की पुस्तक का नाम था फो क्योंकि, जो कि आए थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्यमुनि कहा गया है? याद रखिएगा, तो वर्तमान शाक्यमुनि हो, यात्रियों का राजकुमार हो या नीतियों का पंडित हो, ये किसे कहा गया है? ये कहा गया आपके हैंसोंग को, जो कि एक चीनी यात्री था। तो दोस्तों आज के 50 प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। ठीक है, जितने भी लोग आज नए जुड़े हैं हमारे इस वीडियो के साथ और जो लोग भी प्लेलिस्ट को देख पा रहे हैं, तो आपको ये अध्ययन किया होगा कि सारे ही वीडियोस हिस्ट्री के हमने इसमें डालने का प्रयास किया है और आगे भी निरंतर हम यही कोशिश करेंगे कि पूरी हिस्ट्री आपको ऑब्जेक्टिव्स के माध्यम से हम पढ़ा सकें। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी लोग आज जुड़े हुए हैं उसको सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर इस चैनल का लुत्फ उठा पाएं। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद आज के लिए।